जैसे कि उसका ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत अपन क्लास 12 में पढ़ रहे थे शब्द शक्ति। तो 3 शब्द शक्तियों में से अपन ने 2 शब्द शक्तियों का विवेचन किया था। आज अंतिम और तीसरी जो शब्द शक्ति बच जाती है उसका विवेचन करेंगे। तो तीसरी और अंतिम शब्द शक्ति से जो रह गई थी वो थी व्यंजना शब्द शक्ति। अब व्यंजना शब्द शक्ति की परिभाषा क्या होती है? व्यंजना शब्द शक्ति किसको कहते हैं? तो व्यंजना शब्द शक्ति की परिभाषा देखिए, जब मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों ही गौण अथवा छुपे हुए, मुख्यार्थ यानी मुख्य अर्थ, लक्ष्यार्थ यानी लक्षणा के आधार पर, ये दोनों ही अर्थ कोई छुपे हुए हो और कोई तीसरा ही अर्थ प्रकट होता हो, कोई तीसरा ही अर्थ प्रकट होता हो और वो तीसरा अर्थ पाठक और परिस्थिति पर निर्भर करता है। तीसरा अर्थ पाठक और परिस्थिति पर निर्भर करता हो, वहां व्यंजना शब्द शक्ति होगी। पहले एक बार इसकी परिभाषा लिख लेते हैं, तत्पश्चात इसको और विस्तार पूर्वक अपन समझने का प्रयास करते हैं। तो क्या होगा? जब मुख्यार्थ एवं लक्ष्यार्थ दोनों ही अर्थ छुपे हुए हो, ये तो हो गई इसकी पहली शर्त। पहली शर्त क्या हो गई? मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ ये दोनों ही अर्थ क्या होना चाहिए? छुपे हुए हो, तथा कोई तीसरा ही अर्थ प्रकट होता हो। कोई तीसरा ही अर्थ प्रकट होता हो। और तीसरा कैसा प्रकट होगा? जो परिस्थिति और पाठक पर निर्भर करता हो, जो परिस्थिति और पाठक पर निर्भर करता हो। वहां पर व्यंजना शब्द शक्ति होगी। तो क्या है परिभाषा? जब मुख्यार्थ लक्ष्यार्थ दोनों ही अर्थ छुपे हुए हो और कोई तीसरा ही अर्थ प्रकट होता हो जो परिस्थिति और पाठक पर निर्भर करता हो। अब परिस्थिति और पाठक पर कैसे निर्भर करता है? उदाहरण के लिए जैसे शाम के 5 बजने को है। अब मैंने एक यहाँ पे वाक्य लिखा, शाम को 5 बजने को है। अब न तो इसका कोई मुख्य अर्थ समझ आ रहा, 5 बजने को तो क्या मतलब? 5 बजने को 5 बज रहे हैं, न ही कोई ऐसा लक्ष्यार्थ है। अब ये वाक्य एक ऐसा वाक्य है जो यदि मैं सुनता हूं तो मेरे लिए इसका अर्थ अलग होगा, मेरी परिस्थिति के अनुरूप अर्थ होगा। आप सुनते हो तो आपके लिए अर्थ अलग होगा, और कोई सुनता है तो उसके लिए इस वाक्य का अर्थ अलग होगा। कैसे होगा? जैसे यदि किसी ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी को कहें कि शाम को 5 बजने को है, तो उसके लिए अर्थ क्या है? छुट्टी का समय हो रहा है। यदि बालक जो अपने घर में है उसको कहे शाम के 5 बजने को, तो वो कहेगा खेलने का समय हो रहा है। किसी चरवाहे को अगर कहे शाम के 5 बजने को है, तो क्या सोचेगा कि अब ढोर डंगर को घर ले जाने का समय है। वाक्य एक ही है, लेकिन हर एक पाठक यानी पढ़ने वाला और उसकी परिस्थिति पर निर्भर करता है कि उसका क्या अर्थ होगा। जैसे और देखिएगा, क्या तुम लौट आई? अब ये एक वाक्य ऐसा है कि क्या तुम लौट आई, मैं पढ़ूंगा इसका अर्थ अलग होगा, मेरी परिस्थिति पर निर्भर करेगा कि किस संदर्भ में इसका अर्थ दिया जा रहा है। आप पढ़ेंगे, आपके
संदर्भ में अलग इसका अर्थ होगा, कोई तीसरा और कोई पढ़ेगा तो उसके संदर्भ में उसका अर्थ अलग होगा। तो ये अर्थ पाठक और परिस्थिति पर निर्भर करते हैं। जहां कहीं पर भी इस प्रकार की कई बात हो, जब मुख्य अर्थ छुपा हुआ हो, लक्ष्यार्थ भी छुपा हुआ हो और कोई तीसरा ही अर्थ प्रकट होता हो, वहां व्यंजना शब्द शक्ति होती है। तो ये आपके शब्द शक्तियों का जो चैप्टर है वो यहाँ पर क्लोज होता है, जो आपके बोर्ड परीक्षा के अंतर्गत 2 नंबर के आते हैं। अब मैं आपको कुछ वाक्य दूंगा होमवर्क के रूप में, जिनमें आपको शब्द शक्ति की पहचान करके उसके आगे उसकी शब्द शक्ति लिखनी है। तो देखिए कौन कौन से वाक्य। पहला वाक्य है लाल पगड़ी आ रही है। लाल पगड़ी आ रही है। मैं बाजार जा रहा हूं। तीसरा है अब हमें चलना चाहिए। चौथा वाक्य है भारत ने पाकिस्तान को पटका। पांचवा वाक्य है वह तो गधा है। छठा वाक्य है हम 4 भाई बहन हैं। सातवां मोर बोलने लगे। आठवां वाक्य तुम तो शेर हो। मैंने इसी विद्यालय में अध्ययन किया है। और 10 और अंतिम चलो चलते हैं। ये 10 वाक्य मैंने आपके सामने रखे हैं। पहला है लाल पगड़ी आ गई है। दूसरा मैं बाजार जा रहा हूं। अब हमें चलना चाहिए। भारत ने पाकिस्तान को पटका, वह तो गधा है। हम 4 भाई बहन हैं। मोर बोलने लगे हैं। तुम तो शेर हो। मैंने इसी विद्यालय में अध्ययन किया है। और अंतिम है चलो चलते हैं। इन 10 वाक्यों में आपको पहचानना है कौन सी शब्द शक्ति है और उनके आगे उस शब्द शक्ति का नाम लिखना है। ये सारा होमवर्क के रूप में आप करके मुझे प्रेषित करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।